हीरानगर गांव में विजय अपनी पत्नी और 5 साल की बेटी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। विजय मजदूरी का काम करता था। उसे गांव में जहां भी मजदूरी का काम मिलता वो कर लेता था। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी। अरे मेरी बिटिया रानी पढ़ाई कर रही है। मेरी सोनी पढ़ लिख कर एक दिन अफसर बनेगी। देखना सुगंधा। पापा, मुझे जल्दी जल्दी पढ़ाई करने दीजिए। रात हो जाएगी तो मैं अंधेरे में पढ़ाई कैसे करूंगी? वैसे भी हमारे घर में बिजली नहीं है। सोनी की इस बात पर विजय चुप हो जाता है, क्योंकि सच में उसकी झोपड़ी में बिजली नहीं थी। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने घर में मीटर लगवा सके। वो अपनी बेटी और पत्नी से नजरें चुराकर वहां से चला जाता है। धीरे धीरे गांव में बसंत ऋतु खत्म हो जाती है और गर्मियों का मौसम आ जाता है। अप्रैल मई के महीने में ही गर्मी अपनी चरम सीमा पकड़ लेती है। मैं काम पर जा रहा हूं। अच्छा रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं कह रही थी कि इस बार गर्मी बहुत पड़ रही है। अभी से ही तापमान 40 से 45 डिग्री पहुंच जाता है। कुछ करिए ना। बिना बिजली के पंखे के इस गर्मी में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तुम सही कह रही हो। गर्मी तो सच में बहुत पड़ रही है। मैं आज काम पर जा रहा हूं। देखता हूं बाहर कुछ जुगाड़ बन पाता है तो। वैसे सोनी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। होगी बगल वाले राजू भैया के यहाँ। उनके घर में कूलर है ना, तो उन्हीं के यहाँ रहती है दिन भर। विजय अपने मजदूरी के काम को ढूंढने गांव के चौक पर चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात उसके दोस्त हीरा से होती है। आओ भाई विजय, यार काम बड़ा मंदा चल रहा है। अभी तक कोई काम नहीं मिला मुझे। और बता, सब ठीक तो है भाई? अब कहाँ ठीक है हीरा भाई। इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तुझे तो पता ही है, मेरे घर में बिजली नहीं है। तो बहुत मुश्किल से समय कट रहा है यार। मैं तो फिर भी बाहर आ जाता हूं। घर में बच्चे पत्नी बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। हाँ यार, मैं तो भूल ही गया था। तेरे घर में तो बिजली भी नहीं है। मैंने तो 8,000 रुपये में एक रूम कूलर खरीदा है भाई। अरे भाई क्या बताऊं, बहुत ही ठंडी हवा देता है और रात को बहुत अच्छी नींद आती है। हीरा भाई, तू तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। सुन, एक बात कहूं, क्या तू मुझे अपनी बिजली की तार में टांका लगाने देगा? बदले में मैं तुझे महीने में 100 से 200 दे दिया करूंगा। नहीं नहीं भाई, ये सब गलत काम मैं नहीं करता। देख, बुरा मत मानना, दोस्ती अपनी जगह है। और वैसे भी टांका लगाने से बिजली में कम वोल्टेज आता है। समझा कर। तो तू साफ साफ क्यों नहीं कह देता कि तू अपनी बिजली मुझे नहीं देगा? अरे यार, तू तो बुरा मान रहा है। देख, मैंने कहा ना, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन मैं ईमानदार आदमी हूं और ईमानदारी से ही काम करता हूं, समझा? विजय समझ जाता है कि हीरा सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। असल में वो मदद नहीं करना चाहता। तभी उन दोनों को मजदूरी का काम मिल जाता है। काम करके जब विजय शाम को घर लौट रहा था, तो उसे अपनी बीवी की बात याद आती है। वैसे सोनी कहाँ है? होगी राजू भैया के यहां। चलो उसे भी लेते चलते हैं। ऐसा सोचते हुए विजय अपने पड़ोसी राजू के घर की ओर जाता है, और वहां जो वो देखता है, उसकी आंखें दंग रह जाती हैं। उसकी बेटी वहां जमीन पर बैठी थी और राजू का परिवार सोफे पर बैठकर फल खा रहा था। ये लड़की, जरा यह कचरा उठाकर कूड़ेदान में डाल। और हाँ, यह प्लेट खंगाल के रख देना। सोनी कचरा उठाकर फेंक देती है और साथ में प्लेट भी धो देती है। सोनी, मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आ। सोनी गिलास में पानी लेकर आती है, लेकिन वो थोड़ा लड़खड़ा जाती है, जिस वजह से पानी सोफे पर गिर जाता है। लड़की, ये तूने क्या किया? मेरा इतना महंगा सोफा गीला कर दिया और मेरे कांच का गिलास भी तोड़ दिया। सॉरी आंटी, मुझे माफ कर दो। मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। गुस्से में राजू की पत्नी सोनी को एक थप्पड़ मार देती है। विजय यह आगे नहीं देख पाता। बहन जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? अरे,
इतनी छोटी सी बच्ची से काम करवा रही हैं? जाहिर सी बात है, गलती तो होगी ही। अरे ये सिर्फ 5 साल की है। वाह, एक तो हम पूरे दिन तुम्हारी बेटी को कूलर के सामने बिठा के रखें, ऊपर से तुम हमसे ऐसे बात कर रहे हो। तुम्हें तो हमारा एहसान मानना चाहिए। गलती पर एक चांटा ही तो मारा। क्या हो गया? देखो, मेरी बेटी पर आज के बाद हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन कोई मेरी बेटी पर हाथ उठाए ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जाओ जाओ, बहुत देखे तुम्हारे जैसे एहसान फरामोश। आज के बाद तुम्हारी बेटी मेरे घर ना आए। सोनी जोर जोर से रो रही थी। घर पहुंचकर सुगंधा पूछती है, क्या हुआ जी? ये इतना क्यों रो रही है? आंटी ने मुझे मारा, बहुत जोर से मारा। देखो मम्मी, छाप पड़ गई है। फिर विजय अपनी पत्नी को पूरी घटना बताता है। उस औरत की इतनी मजाल, मेरी नन्ही सी बेटी पर हाथ उठाया। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। नहीं सुगंधा, रहने दो, मैं उन्हें सब बोल चुका हूं। मम्मी, आंटी बहुत गंदी है। मैं अब उनके घर कभी नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे गर्मी में ही क्यों ना रहना पड़े। अपनी नन्ही सी बेटी के मुंह से ये बात सुनकर विजय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खुद को एक अभागा बाप महसूस कर रहा था। क्या हुआ? आप अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही क्या? नहीं सुगंधा, मुझे अपने ऊपर शर्म आने लगी है। मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया और ना ही एक अच्छा पति। मैं अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन कर नहीं पाता। ये बात मुझे अंदर ही अंदर खा रही है। ऐसा नहीं है। अब दिन रात मेहनत करते हैं, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है। शायद हमारा ही नसीब ऐसा है। चलो, बहुत रात हो गई, अब सो जाइए। सुगंधा तो सो जाती है, लेकिन विजय को पूरी रात नींद नहीं आती। अगली सुबह जब विजय काम पर जा रहा था, तो उसे कबाड़ी की दुकान पर एक टेबल पंखा दिखता है। भैया, ये टेबल पंखा बिकाऊ है क्या? हाँ भैया, चाहिए क्या? हाँ। कितने का है? 800 में ले जाइए। 800? बहुत ज्यादा है। वैसे भी ये पंखा पुराना लग रहा है, पता नहीं चलेगा भी या नहीं। एक काम करता हूं, 500 रुपये दे सकता हूं, लेकिन वो भी एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। देखिए, आप गांव के हैं तो भरोसा कर सकता हूं, लेकिन कीमत कम नहीं होगी। विजय पंखा खरीद लेता है। सुगंधा, ये पंखा रखो, मैं शाम को इसे चलाने की कोशिश करूंगा। लेकिन शाम को विजय सोच में पड़ जाता है। अब क्या करूं? तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। क्यों ना मैं रात को खंभे में टांका लगा लूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ हाँ, ऐसा ही करता हूं। गरीबी का मारा विजय अब बिजली चोरी करने का फैसला कर लेता है। रात को सबके सो जाने के बाद वो खंभे में अपनी तार फंसाता है और तार को अपने घर तक ले आता है। सुगंधा, मैंने खंभे में टांका फंसा लिया है, अभी ये पंखा चल पाएगा। और सुनो, तुम यह बात किसी को लेकिन बताना मत, ठीक है? विजय पंखे से जैसे ही तार जोड़ता है, पंखा चलने लगता है। कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कितने सालों बाद पंखे की हवा खाई है। हाँ मम्मी, आज तो रात को बहुत अच्छी नींद आएगी। वो पूरा परिवार खुशी खुशी रात का खाना खाता है। रात भर वो तीनों बहुत गहरी नींद में सोते हैं, लेकिन जैसे जैसे सुबह होने लगती है, पंखा गर्म हवा देने लगता है। अरे, ये पंखा दिन में इतनी गर्म हवा क्यों दे रहा है? हमारी ये घास फूस की झोपड़ी धूप में बिल्कुल गर्म हो जाती है। ऐसे में पंखा गर्म हवा तो देगा ही। विजय काम पर चला जाता है। उसके पीछे से उसकी बेटी पंखे की गर्म हवा के कारण बेहोश हो जाती है। क्या हुआ सोनी? उठ मेरी बच्ची। हे भगवान, ये तो बेहोश हो गई। अब मैं क्या करूं? सुगंधा ठंडे पानी की बूंदें अपनी बेटी के चेहरे पर डालती है, जिससे उसकी बेटी को होश आ जाता। माँ, ये पंखा बंद कर दो, इसकी गर्मा हवल से मुझे घुटन हो रही है। सुगंधा पंखा बंद कर देती है। उन दोनों को फिर से पूरी दोपहर गर्मी में ही काटनी पड़ती है।
शाम को जब विजय घर आता है तो वो काफी थका हुआ था। पंखे की गर्म हवा भी उसे अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो अपने आंगन में पेड़ के नीचे जमीन पर ही लेट जाता है और अपने घर को बड़े ध्यान से देखने लगता है। इस पंखे से तो इतनी गर्मी में गुजारा नहीं होगा। मुझे मुझे कुछ और सोचना होगा। क्या हुआ जी? आप इस तरह यहाँ क्यों लेटे हुए हैं? गर्मी बहुत लग रही थी सुगंधा। यहां पेड़ के नीचे मिट्टी पर बहुत ठंडक महसूस हो रही है। गर्मी तो सच में बहुत है। आप जानते हैं आज हमारी बिटिया बेहोश हो गई थी। पंखे की हवा से पूरे घर में उमस हो गई थी। मुझे तो लगता है आपका ये पंखा लाना और खंभे से बिजली चोरी करना सब बेकार है। हां, तुम सही कह रही हो। हमें कुछ और ही सोचना होगा। विजय अगले दिन सुबह सुबह बहुत सारी मिट्टी लेकर आता है और बहुत सारा गोबर भी लेकर आता है। आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है? आप इतनी सारी मिट्टी और गोबर क्यों लेकर आए हैं? अरे सुगंधा, ये सिर्फ मिट्टी और गोबर नहीं है। तुम मुझे थोड़ा समय दो, फिर देखना तुम्हें इन चीजों का मैं जादू दिखाऊंगा। जादू। हां, बस तुम मेरी मदद करो ये गोबर और मिट्टी मिलाने में, ठीक है? विजय और सुगंधा गोबर और मिट्टी को मिलाने लगते हैं और उससे अपनी झोपड़ी की लिपाई करने लगते हैं। नन्ही सी सोनी भी अपने माता पिता की पूरी मदद कर रही थी। तभी वहां पर राजू और उसकी पत्नी आ जाते हैं। देख रहे हो जी, इसको लग रहा है अपनी झोपड़ी को गोबर और मिट्टी से लेप लेगा तो उसकी झोपड़ी कूलर बन जाएगी। मूर्खता की भी हद होती है। भाग्यवान जब जेब में पैसे नहीं होते ना, तो दिमाग यूं ही बंदरों की तरह उछलता है। मैं आप दोनों को कब से अनदेखा किए जा रही हूं? इसका मतलब यह नहीं कि आप दोनों कुछ भी बोलेंगे। और किसने कहा आप दोनों को यहाँ आने के लिए? जाइए, अपने कूलर की हवा खाइए। जाने दो सुगंधा, जब वक्त ही हम पर हंस रहा है तो यह तो फिर भी इंसान है। विजय और सुगंधा वापस अपने काम में लग जाते हैं। पूरे दिन की मेहनत के बाद उनका घर गोबर और मिट्टी की परत से ढक जाता है। घर को गोबर और मिट्टी से लीपने के बाद विजय अगली सुबह ढेर सारी लकड़ी काट कर लाता है। ये आप क्या कर रहे हैं जी? आपने तो घर को गोबर और मिट्टी से लीप दिया। फिर ये लकड़ियां किस लिए? तुम बस देखती जाओ सुगंधा कि मैं क्या करता हूं। विजय उन लकड़ियों से एक बड़े आकार का पंखा बना देता है और उसे घर की खिड़की के पास फिट कर देता है। विजय अपने काम में लगा हुआ था, लेकिन सुगंधा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अरे, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैं देख रही हूं कि आप काम करते वक्त कितने अच्छे दिखते हैं। मुझे तो वो समय याद आ गया जब हमारी नई नई शादी हुई थी। तुम भी कैसी बातें करती हो सुगंधा? अच्छा ये बताओ, तुमने कभी टरबाइन के बारे में सुना है? जल टरबाइन। मैं कुछ वैसा ही बनाने वाला हूं, समझी? लेकिन पानी कहाँ से आएगा? खेतों में सिंचाई के लिए जो पानी जाता है, हम वहीं पर एक मोटा पाइप लगा देंगे जिसका पानी सीधा हमारी लकड़ी के पंखे पर गिरेगा और पानी के गिरने की वजह से हमारा पंखा हर समय घूमता रहेगा, जिस वजह से हमारा घर एक मिट्टी का कूलर बन जाएगा। वाह जी, आपका दिमाग भी किसी इंजीनियर से कम नहीं है। पूरे 3 दिन की मेहनत के बाद विजय अपना मिट्टी का कूलर घर तैयार कर लेता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और उस रात चैन की नींद सोते हैं। अभी भी उनके पास कोई एयर कंडीशन तो था नहीं, लेकिन फिर भी वो इस भीषण गर्मी में जी सकते थे। अगली दोपहर उनके घर के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आती है। घर में कोई है क्या? अरे बेटा, घर में कोई है क्या? कहो अम्मा, क्या हुआ? अरे बेटा, बाहर बहुत ही गर्मी है। मुझे एक गिलास ठंडा पानी मिलेगा? हाँ हाँ अम्मा, क्यों नहीं। सुगंधा बूढ़ी औरत को ठंडा पानी देती है। इस भरी दोपहर में आप कहाँ जा रही हैं अम्मा? बेटा, मेरा तो काम ही है गांव-गांव भटक कर अपनी जीविका चलाना। अभी तो बहुत गर्मी है अम्मा, आप शाम तक यहीं रुक जाइए। अम्मा रुक जाती है और ठंडक महसूस करती है। बेटी, तेरा घर इतना ठंडा कैसे लग रहा है? ये मेरे पति का जुगाड़ है। अब यह घर और ठंडा होगा, ऐसी से भी ज्यादा। अम्मा चली जाती है और घर सच में और ठंडा हो जाता है। धीरे धीरे गांव में बात फैल जाती है। लोग घर देखने आते हैं। विजय एक बोर्ड लगाता है। आओ आओ, 10 रुपये में ठंडी हवा खाओ। अब उनकी जिंदगी बदल चुकी थी और वो खुशी से
अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। चारों तरफ गहरा कोहरा छाया हुआ था, इतना कि घर से कुछ कदम दूर खड़ा इंसान भी धुंधला दिखे। घर के सामने आंगन में दादाजी अपनी पुरानी खाट पर बैठे थे। बच्चे उनके बिल्कुल सामने गोल घेरा बनाकर बैठे थे। हवा में ठंड के साथ साथ एक अजीब सी खामोशी भी घुली हुई थी। दादाजी ने अपनी खाट पर थोड़ी करवट बदली, फिर कहानी शुरू की। बच्चे पूरे ध्यान से सांस रोके उनकी हर बात सुनने को तैयार बैठे थे। धीमी भारी आवाज में दादाजी बोले, थोड़ा दूर चलते चलते रामलाल को दूर एक रोशनी दिखाई देती है। रामलाल धीरे धीरे उस घर की ओर बढ़ता है। इस तूफानी बारिश में जैसे उसे आराम करने की उम्मीद दिख रही हो। हे राम, आज तो हड्डियां तक कांप गईं। काश थोड़ा और उजाला होता तो रास्ता साफ दिखता। अरे ये तो मुझे किसी का घर लग रहा है। सुबह होते यहां से चला जाऊंगा। रामलाल घर के बाहर खड़ा होकर सोच में पड़ जाता है, पर फिर वो आखिरकार अंदर जाने का फैसला कर ही लेता है। कोई है घर में? कोई है? मदद चाहिए? तभी अंदर से काली साड़ी पहने एक बुजुर्ग औरत दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। अरे बेटा, इतनी तूफानी रात को तुम यहाँ इस वीराने जंगल में कहाँ रास्ता भटक गए? अरे अम्मा, मैं रामलाल हूं। अगर एक रात मुझे यहां रुकने की इजाजत मिल जाती तो सुबह होते ही चला जाऊंगा। अंदर आ जाओ मुसाफिर। रामलाल और वो बुजुर्ग औरत कमरे में आकर बैठ जाते हैं। रामलाल की नजरें कमरे के इधर उधर घूम रही थीं। अम्मा, आप यहाँ इस वीरान जंगल में अकेली रहती हो? क्या आपको डर नहीं लगता? क्या करे बाबू, मजबूरी इंसान से क्या नहीं करवाती। उनकी ये बात सुनकर रामलाल के चेहरे पर एक तरह की उदासी छा जाती है। बेटी? आपकी बेटी भी है? वो यहाँ नहीं है क्या? वो बेटा, वो दूसरे कमरे में सो रही है। अगर भूख लगी हो तो कुछ खाने को ला दूं? नहीं नहीं, शुक्रिया। कोई जरूरत हुई तो मैं बुला लूंगा। वो बुजुर्ग औरत वहां से चली जाती है। रामलाल बिस्तर पर लेट जाता है और सोने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद उसे पायल पहने औरत के चलने की आवाज आने लगती है। वो एकदम से उठकर बैठ जाता है। वो देखने के लिए बाहर की तरफ आता है। बाहर बारिश रुक गई थी। जैसे ही वो बाहर आता है, एक लड़की उसे बैठी हुई दिखाई देती है। आप यहाँ इस रात सब ठीक है ना? जी हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी। आपकी बातें सुनकर मैं डरूं या हंस दूं? आप भी कैसे बात कर रहे हैं? हर कोई मिलने वाला सही हो ये जरूरी नहीं है बाबू। वो बातें कर रहे होते हैं कि फिर से बारिश शुरू हो जाती है। दोनों अंदर आ जाते हैं। रामलाल बैठकर माया के बारे में सोचने लगता है। रामलाल इतनी गहरी नींद में सोया था कि दिन कब हो गया पता ही नहीं चला। अरे ये क्या, दिन भी हो गया। माया जी से मिलकर चलता हूं। गांव पहुंचने की जल्दी में रामलाल ने रुकने के बजाय सीधे रास्ता पकड़ लिया। सुबह का मौसम था, हवा चल रही थी। बारिश के बाद जंगली रास्ता हरा भरा मनमोहक लग रहा था। अचानक उसकी नजर सामने पड़ी। रास्ते के किनारे वहीं खड़ी थी माया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अरे माया जी, आप यहां रो क्यों रही हैं आप? क्या हुआ माया जी? ये हाल कैसे हो गया आपका? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं किसी तरह जान बचाकर भागी हूं। वो शेर अम्मा को अपने साथ ले गया। नहीं माया जी, खुद को अकेला मत समझिए। अगर आपको मंजूर हो तो मेरे साथ चलिए। क्या सच में आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे? मैं भी आपके साथ जाने के लिए ही आई हूं। मैं भी यही चाहता हूं माया जी। जिंदगी फिर से मुस्कुरा उठे। रामलाल माया की बात मानता है और माया उसके साथ बैलगाड़ी में बैठ जाती है। दोनों अब जंगल के रास्ते से होकर गांव की ओर चल पड़ते हैं। सफर करते करते फिर से शाम ढलने लगी थी। रामलाल गांव की चौपाल की ओर बढ़ा। तभी एकदम से बारिश फिर से शुरू हो जाती है।
अरे रामलाल, तू 2 दिन कहाँ लगा कर आया रे? और ये लड़की कौन है तेरे साथ? अरे सरपंच जी, ये माया जी है मेरी दोस्त। अच्छा अच्छा माया जी, हमारे गांव में आपका स्वागत है। रामलाल अपने घर पहुंचता है और अंदर चला जाता है। बिटवा, तू तो कल आने वाला था। और ये लड़की कौन है तेरे साथ? माँ, ये मेरी दोस्त माया है। क्या ये हमारे साथ रह सकती है? अच्छा बिटवा, सही किया तूने। जब रात ज्यादा गहरी हो जाती है तो रामलाल गहरी नींद में सोया होता है। एकदम से उसे फिर से पायल की आवाज सुनाई देती है। वो उठता है और बाहर जाकर देखने लगता है। माया बाहर से बारिश में भीगकर आती दिखाई देती है। माया जी, आप रात की इस पहर कहाँ से आ रही हैं? सब ठीक है, बस नींद नहीं आ रही थी। अरे माया, कोई बात नहीं, यहाँ सब सुरक्षित है। अगले ही दिन सुबह गांव में हलचल मच गई। तालाब के किनारे रमेश गिरा पड़ा था। गांव वाले, काका और सरपंच वहीं इकट्ठा थे। अरे भगवान, रमेश को क्या हुआ? रमेश मर गया है, जैसे किसी ने अंदर से सारी ताकत ही चूस ली हो। सुनने में आया था कि उस रात पिशाचनी आई थी। रामलाल वहां से उठकर घर की ओर चल पड़ा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि माया वैसी है जैसी आप सोच रहे हैं। बेटा रामू, मुझे लगता है अब सच्चाई जानने का वक्त आ गया है। उस रात रामलाल को नींद नहीं आ रही थी। जब रात गहरी हो गई तो उसे घुंघरुओं की आवाज आई। रामलाल चुपचाप माया के पीछे पीछे चलने लगा। घना जंगल था। चारों तरफ सन्नाटा और ठंडी हवा चल रही थी। रामलाल एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। माया ने अचानक किसान पर हमला कर दिया। रामलाल के होश उड़ गए। माया का चेहरा अब इंसानी नहीं लग रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। रामलाल धीरे धीरे पीछे हटा और दबे पांव वहां से भाग गया। वो अपने कमरे में आकर सोने की एक्टिंग करता है। माया उसके कमरे में आती है और उसे सोता हुआ देख वापस चली जाती है। अगले दिन रामलाल काका और सरपंच को सारी बात बताता है। फिर योजना बनाई जाती है कि मंदिर जाकर प्रार्थना की जाए। रामलाल काली माता के मंदिर जाता है और प्रार्थना करता है। हे काली माँ, हमारी रक्षा कीजिए। ओम क्रीम कालिकाय नमः, रक्षस्व माम सर्वतः। प्रार्थना स्वीकार कर माँ काली प्रकट होती हैं। माया अपने असली रूप में आ जाती है। तो तू रोकेगा मुझे? मुझे आज तक रोकने वाले मरे गए। ये मंत्र पढ़ना बंद कर रामलाल। मेरे सामने तुम्हारा सच आ गया है माया। अच्छा यही रहेगा कि तुम यहां से चली जाओ। मैं वापस आऊंगी, याद रखना। कहानी खत्म होते ही आंगन में भारी सन्नाटा छा जाता है। कोहरा अब इतना घना हो गया था कि लालटेन की रोशनी भी उसमें गुम हो रही थी। बच्चे झटपट कमरे की ओर भाग गए। दादाजी अंधेरे में अकेले बैठे कोहरे की ओर देखते रहे।
एक छोटे से गांव के किनारे घने जंगल के पास एक पुरानी और टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में गरीब किसान धनिया अपनी बूढ़ी माँ और बेटी गौरी के साथ रहता था। उसके पास छोटे छोटे खेत थे जिनमें मेहनत करके वह अपने परिवार का पेट पालता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह उठ जाता और अपने बैलों के साथ खेत की ओर निकल पड़ता। बेटा धनिया, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। दिन रात इतनी मेहनत करते करते तू बहुत थक जाता होगा। मुझे तेरी चिंता होती है बेटा। माँ, अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो हमारे घर का चूल्हा कैसे चलेगा? जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं मैं मेहनत करता रहूंगा ताकि आपको कभी किसी चीज की कमी ना हो। तभी उसकी बेटी गौरी दौड़ते हुए आती है। बाबा जल्दी वापस आना, मैं आपका इंतजार करूंगी, देर मत करना। धनिया प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता और खेत की ओर चला जाता। दिन भर वह तेज धूप और बारिश में भी मेहनत करता रहता। ईश्वर ने हमें मेहनत करने के लिए हाथ दिए हैं। अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करेंगे तो एक दिन हमारी किस्मत जरूर बदलेगी। एक दिन गौरी जंगल से लकड़ियां लेकर आती। बाबा आज मैं जंगल के किनारे से लकड़ियां लेकर आई हूँ ताकि घर के काम में मदद हो सके। अकेली गई थी? बेटा, जंगल के किनारे जाना ठीक नहीं, वहां खतरा हो सकता है। हाँ बाबा, थोड़ा डर लगा था लेकिन मैंने हिम्मत रखी। आप ही तो कहते हो डर के आगे हिम्मत रखनी चाहिए। धनिया को चिंता होने लगी क्योंकि गांव में एक रहस्यमयी गुफा की बातें मशहूर थीं। बेटी, जंगल के अंदर ज्यादा मत जाना, वहां एक रहस्यमयी गुफा है, उससे दूर ही रहना। धनिया की ईमानदारी पूरे गांव में मशहूर थी। उसकी फसल हमेशा अच्छी होती और लोग उसी से सामान खरीदते थे। अगर सच में शुद्ध अनाज चाहिए तो धनिया से ही लेना, उसका सामान हमेशा बढ़िया होता है। लेकिन गांव में एक अमीर व्यापारी था, लाला चंद सेठ। वह मिलावट करता और महंगे दामों में सामान बेचता था। जब लोगों ने धनिया से खरीदना शुरू किया तो सेठ जलने लगा। अरे धनिया, तू किसान है या संत, इतना सस्ता माल बेचता है? याद रख, इस बाजार में फैसला मेरा चलता है। सेठ जी, मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरी मेहनत का सही दाम मिल जाए। मैं किसी को धोखा देकर पैसा नहीं कमाना चाहता। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ऐसा हाल कर दूंगा कि तेरा माल कोई नहीं खरीदेगा। धनिया ने मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन सेठ के दिल में जलन बढ़ती गई। शाम को घर लौटने पर, बाबा आज बाजार कैसा रहा? अच्छा रहा बेटी, भगवान की कृपा से सारा अनाज बिक गया। ईमानदारी से कमाया हुआ थोड़ा धन भी बहुत सुख देता है। हाँ माँ, हमें जितना मिला है उसी में खुश रहना चाहिए। लेकिन उधर लालाचंद सेठ एक खतरनाक योजना बना रहा था। एक रात उसने अपने आदमियों से धनिया के खेत में जहर डलवा दिया। सुबह जब धनिया खेत पहुंचा, हे ईश्वर, ये क्या हो गया? कल तक तो मेरी फसल हरी भरी थी, मेरी सारी मेहनत सब खत्म हो गया। धनिया समझ गया यह साजिश है। अगर ये सब सेठ का किया हुआ है तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं पंचायत में जाकर न्याय मांगूंगा। धनिया ने पंचायत में न्याय मांगने का फैसला किया, लेकिन चालाक लालाचंद सेठ उससे पहले ही अपनी नई साजिश के साथ पंचायत पहुंच गया। मुझे पंचायत से न्याय चाहिए। मेरी सोने की अंगूठी चोरी हो गई है और मुझे पूरा शक है कि वह धनिया ने चुराई है। क्या बात है सेठ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? साफ साफ बताइए। कल धनिया मेरे घर आया था, उसके बाद ही मेरी अंगूठी गायब हो गई। पंचायत में सन्नाटा छा गया। तुरंत धनिया को बुलाया गया। धनिया, तुम पर चोरी का आरोप है, क्या यह सच है? मुखिया जी, मैं गरीब जरूर हूं लेकिन चोर नहीं हूं। मैंने किसी की अंगूठी नहीं चुराई। मुझे कोई डर नहीं है। आप पूरे घर की तलाशी ले लीजिए, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर यह सच बोल रहा है तो इसके घर की तलाशी ले ली जाए। अगर अंगूठी नहीं मिली तो मैं मान जाऊंगा कि यह बेगुनाह है। पंचायत ने फैसला किया कि धनिया के घर की तलाशी ली जाएगी। हम अभी तुम्हारे घर चलेंगे और सच का पता लगाएंगे। सभी लोग धनिया के घर पहुंचे। उसकी बूढ़ी माँ और गौरी घबराई हुई थी। कुछ लोग झोपड़ी के अंदर गए और हर कोना जांचने लगे। पूरा माहौल सन्न रह गया। देखा, मैंने कहा था ना, यही चोर है। नहीं, ये अंगूठी मेरी नहीं है। मैंने इसे कभी नहीं देखा। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मैंने चोरी नहीं की, मुझ पर भरोसा कीजिए। मेरा बेटा ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। मैंने इसे हमेशा ईमानदारी सिखाई है। किसी ने जानबूझकर हमारे घर में यह अंगूठी रखी है।
अब तो सबूत भी मिल गया, इसे सजा मिलनी चाहिए। पंचायत का निर्णय है कि धनिया को चोरी के अपराध में गांव से निकाल दिया जाए। लेकिन पंचायत अब सेठ की बातों में आ चुकी थी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। ये सुनते ही धनिया जैसे पत्थर का बन गया। उसकी माँ रोने लगी और गौरी भी फूट फूट कर रोने लगी। मत करो ऐसा, हम कहाँ जाएंगे। शाम होते होते धनिया अपने परिवार के साथ गांव छोड़ देता है। तीनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं, जहां उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता। तभी गौरी को एक जगह याद आती है। बाबा, जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ है, हम वहाँ रात बिता सकते हैं। अगर ऐसा है तो वहीं चलकर थोड़ा आराम कर लेते हैं बेटा। कुछ देर बाद वे उस बड़े पेड़ के नीचे पहुंचते हैं। हे ईश्वर, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी आज मुझे चोर समझ लिया गया। आज की रात हम यहीं रुकेंगे। थोड़ी देर बाद बाबा, मैं दादी के लिए कुछ फल लेकर आती हूँ। इतनी रात में? जल्दी आना बेटी। गौरी फल लेकर वापस आती है। धीरे धीरे रात गहरी हो जाती है और अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो हम बीमार पड़ जाएंगे। हमें कहीं छिपने की जगह ढूंढनी होगी। धनिया इधर उधर देखता है और उसे दूर एक गुफा दिखाई देती है। चलो, मुझे एक गुफा दिखाई दे रही है, वहां चलकर हम बच सकते हैं। तीनों गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। गुफा सुरक्षित थी, ना पानी ना हवा। आज की रात हम यहाँ आराम से गुजार सकते हैं। थकान के कारण तीनों वहीं सो जाते हैं। सुबह होते ही बारिश रुक चुकी थी। हल्की धूप गुफा के अंदर आ रही थी। पक्षियों की चहचहाहट से जंगल फिर से जीवंत हो गया था। जब तक हमें रहने के लिए कोई और जगह नहीं मिलती, हम इसी गुफा में रहेंगे। ठीक है बेटा, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। बाबा, यह जगह तो अच्छी है, यहाँ हमें डर भी नहीं लगेगा। धीरे धीरे गुफा ही उनका नया घर बन गई। धनिया जंगल से लकड़ियां और फल लाता, गौरी सफाई करती और माँ भगवान का नाम जपती। एक दिन गौरी गुफा के अंदर सफाई कर रही थी। अचानक उसकी नजर एक कोने में पड़ी पुरानी थैली पर गई। बाबा, बाबा, जल्दी आइए। क्या हुआ बेटी? गौरी ने कांपते हाथों से थैली खोली। उसमें चमचमाते सोने के सिक्के भरे हुए थे। ये कैसे संभव है? लगता है भगवान ने हमारी सच्चाई देखकर हम पर दया की है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी लाज रख ली। धनिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसकी ईमानदारी का फल मिल गया। ईश्वर ने आखिरकार हमारी मेहनत और सच्चाई का फल दे दिया। कुछ ही दिनों में धनिया ने उन सिक्कों से पास के गांव में एक छोटा सा घर खरीद लिया। उसने फिर से खेत लिया और मेहनत शुरू कर दी। अब उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। गरीबी खत्म हो गई थी और घर में खुशहाली लौट आई थी। लेकिन दूसरी तरफ ये खबर लालाचंद सेठ तक भी पहुंच गई। ये कैसे हो सकता है? जिसे मैंने गांव से निकलवा दिया वही अब अमीर बन गया। अगर वहां एक थैली मिली है तो और भी खजाना होगा, मुझे तुरंत वहां जाना होगा। कुछ ही समय में उसे पता चल गया कि धनिया को जंगल की गुफा में खजाना मिला था। सेठ की आंखों में लालच चमक उठा। उस रात सेठ अकेले ही उसी गुफा की तरफ निकल पड़ा। जंगल में अंधेरा था, अजीब आवाजें आ रही थीं, लेकिन लालच ने उसे अंधा बना दिया था। आखिरकार वह गुफा के अंदर पहुंच गया। वह गुफा के अंदर इधर उधर खोजने लगा। अचानक उसे भी एक पुरानी थैली दिखाई दी। मिल गया, अब मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। जैसे ही उसने थैली खोली, उसमें से जहरीले सांप बाहर निकल आए। बचाओ, कोई बचाओ। लेकिन जंगल के बीच उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। लालच ने आखिरकार उसे उसी जाल में फंसा दिया जो उसने दूसरों के लिए बिछाया था। उधर धनिया अपनी नई जिंदगी में खुश था। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे सच्चा सुख दिया।